Trouble for Byju's. The EdTech giant has vacated its offices across the country. Byju's took an Indian official by surprise. From Byju's, it's coming from the Supreme Court. Byju's. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडिया की जो जन्म लेता है कैट का एग्जाम क्लियर करने में मदद करने से, और एक समय पे जिसकी $22 बिलियन की भारी भरकम वैल्यूएशन ने उसे बनाया था भारत का पहला एडटेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न। पर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ जो अपनी कैटेगरी का कोहिनूर मानी जाती थी एक समय पर, आज उसकी कीमत कोयले के बराबर भी नहीं। ऐसी क्या गलतियां हुई जिसने इसे बनाया एक ऐसा एग्जाम्पल जिसने हमें सिखाया कि बिजनेस इकोसिस्टम में क्या करना चाहिए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। आखिर क्या हुआ ऐसा कि इस सक्सेस का सिनोनिम यानी पर्याय माने जाने वाली इस कंपनी को बैंकरप्सी तक का सफर करना पड़ा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। 5 जनवरी 1980 को केरल के अजीकोड़े नाम के एक साधारण से गांव में जन्म हुआ बायजूस रविंद्रन का, जिनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे। बायजूस बचपन से ही बहुत शार्प माइंडेड और एक्टिव बच्चों में से थे। उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। अपने माता पिता की सलाह पर उन्होंने उस वक्त के 2 सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शंस में से, जो कि थे डॉक्टर या इंजीनियर, उसमें से इंजीनियरिंग को चुना और पढ़ाई पूरी करके साल 2001 में एक शिपिंग कंपनी में काम से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन बस 2 साल बाद ही उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को बदल कर रख देने वाला साबित हुआ। दरअसल बायजूस के मैथ सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होने के कारण उनके कुछ दोस्तों ने कैट एग्जाम, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसको पास करने के लिए पढ़ने में उनकी मदद मांगी। और बायजूस ने भी अपने दोस्तों की पूरी मदद की एग्जाम प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ अपने दोस्तों का साथ देने के लिए उन्होंने खुद भी कैट एग्जाम में बैठने का फैसला किया। और उनकी शार्पनेस का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिस कैट एग्जाम को क्लियर करने में स्टूडेंट्स को कई साल लग जाते हैं, उसे उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार साल 2003 और 2005 में फुल स्कोर यानी 100 परसेंटाइल के साथ क्लियर किया। और उनकी इस असाधारण उपलब्धि ने उन्हें एग्जाम देने वाले लाखों स्टूडेंट्स की नजरों में एक ब्रिलियंट टीचर का दर्जा दिया और बहुत से स्टूडेंट्स उनसे सीखने के लिए इकट्ठा होने लगे। अब तक बायजूस भी समझ चुके थे कि उनका एक्चुअल पैशन पढ़ना और पढ़ाना ही है, और इसी कारण साल 2006 में उन्होंने कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए एक छोटा कोचिंग सेंटर खोला जिसका नाम रखा बायजूस क्लासेस। उनके प्रैक्टिकल और डिटेल्ड टीचिंग स्टाइल के कारण उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी, जिसके कारण उन्होंने छोटे कमरे से आगे अब बड़े ऑडिटोरियम में एक साथ 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की क्लास पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी कोचिंग सेंटर ने 4 प्रमुख शहरों बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में भी अपनी ब्रांचेस खोल दी। जहां बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पहले दिन से ही फीस चार्ज करते थे, वहीं बायजूस ने फ्रीमियम मॉडल इंप्लीमेंट किया, जिसमें वह पहले कुछ क्लासेस फ्री देते थे स्टूडेंट्स को, और उसके बाद अगर स्टूडेंट कंटिन्यू करना चाहे तो उन्हें फी पे करना पड़ता था। और बायजूस के इनोवेटिव एंड इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल के कारण फ्रीमियम मॉडल से पेड क्लासेस में स्टूडेंट का कन्वर्जन रेट मोर देन 90% था। स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए बायजूस रविंद्रन ने साल 2011 में अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और कुछ साथी टीचर्स के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही टीचर्स की एक टीम बनाना भी स्टार्ट कर दिया अलग अलग सिटीज में अपने सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रविंद्रन बायजूस इस वक्त तक इतने फेमस हो चुके थे कि साल 2013 में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 14,000 से भी ज्यादा लोग बायजूस के मैथ्स के लेक्चर को सुनने आए थे। और ऐसा मालूम हो रहा था कि रविंद्रन बायजूस एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो। समय के साथ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स बढ़ने लगे, पर यहाँ पर रविंद्रन बायजूस ने नोटिस किया कि फिजिकल स्टोर्स को एक लिमिट से ज्यादा स्केल करना और साथ ही साथ उनका हर सेंटर में मौजूद रहकर पढ़ाना और स्टूडेंट्स के हर डाउट को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए रविंद्रन बायजूस ने वेंचर कैपिटलिस्ट की मदद से साल 2015 में लॉन्च किया बायजूस लर्निंग ऐप, और साथ ही बायजूस टैबलेट भी, जिसमें इनके प्रीलोडेड कोर्सेज भी होते थे। और ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होने का उनका यह फैसला एक गेम चेंजर साबित हुआ। उनका बिजनेस देखते ही देखते
मिसाइल की स्पीड से आगे बढ़ने लगा, जिसको देखते हुए दुनिया की इन्वेस्टमेंट कंपनियां जैसे सिकोया कैपिटल और मार्क जुकरबर्ग इनिशिएटिव ने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। और देखते ही देखते साल 2018 में बायजूस भारत की पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा थी और जो बढ़कर मार्च 2020 तक लगभग $8 बिलियन तक हो गई थी। इस बढ़ती सक्सेस के बीच कोविड-19, जो कि बाकी कैटेगरीज के बिजनेसेस के लिए बुरे सपने जैसा आया, पर बायजूस के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगने के कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा पढ़ने के लिए, जिसने इनके रेवेन्यूज को आसमान पर पहुंचा दिया और इनके ऐप बिजनेस में अराउंड 60% का इजाफा हुआ और साथ ही साथ निवेशकों ने भी पैसे इन्वेस्ट करना भी जारी रखा। पर दोस्तों, कहते हैं ना, इट इज हार्ड टू गेट टू द टॉप बट इट इज हार्डर टू स्टे देयर। अचानक बायजूस पर इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा इन्वेस्टमेंट्स की बारिश हो रही थी और यहीं से उनके डाउनफॉल की कहानी का फ्रेमवर्क बनना भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके बायजूस ने लगभग 17 अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्टअप्स जैसे व्हाइट हैट जूनियर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, एपिक स्कॉलर, ग्रेड अप को बहुत ही ऊंचे दामों में खरीदा और इन्हें चलाने के लिए अपनी वैल्यूएशन के बेसिस पर इन्होंने भारी भरकम $1.2 बिलियन का लोन भी ले लिया। और सबसे बड़ी हेडलाइन तो तब बनी जब इन्होंने कोचिंग जायंट आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन यानी लगभग 7,300 करोड़ रुपए में खरीदा। एक्सपर्ट्स की माने तो इन बिजनेसेस को इतनी हाई वैल्यूएशन पर एक्वायर करना एक बहुत ही बुरा फैसला था बायजूस के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकी प्रॉब्लम में इजाफा तब हुआ जब कोविड-19 के कम होने के बाद स्टूडेंट्स फिर से ऑनलाइन से ऑफलाइन स्कूल की तरफ शिफ्ट होने लगे, जो कि इनकी उम्मीद से कंप्लीटली ऑपोजिट था। अब हाल यह था कि इनके पास प्लेटफॉर्म था, आर्मी ऑफ टीचर्स थी और वह सारे रिसोर्सेस थे जो इस बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए जरूरी थे। पर इस पूरे बिजनेस का सेंट्रल पॉइंट जो कि थे स्टूडेंट्स, वो दिन ब दिन इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रहे थे और नए सब्सक्रिप्शंस में भी भारी गिरावट आ चुकी थी, जिसका सीधा असर इनके फाइनेंशियल बैलेंस शीट पर पड़ता दिख रहा था, क्योंकि काफी पैसा वेस्ट हो गया था कंपनी के मैनेजमेंट प्रोसेस में। साथ ही साथ इनके लोन रीपेमेंट्स भी डिले हो रहे थे, जिसके कारण बायजूस को लीगल नोटिस और कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, इन पर इन्वेस्टर्स का कैपिटल गायब करने का भी इल्जाम लगा। अब तक कंपनी की वर्क कल्चर पर भी सवाल उठना शुरू हो गया था, जैसे कैसे सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अनएथिकल तरीकों से पेरेंट्स को मैनिपुलेट और गुमराह करते थे। इन सभी इश्यूज और कंट्रोवर्सीज के कारण बायजूस का मार्केट वैल्यूएशन भी तेजी से गिर रहा था और साल 2024 शुरू होने तक इनके वैल्यूएशन में लगभग 99% की भारी गिरावट आ चुकी। बायजूस को धोखाधड़ी और पैसों के हेरफेर के आरोपों के कारण ईडी और विभिन्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सामना करना पड़ा। मौजूदा दौर की बात करें तो बायजूस दिवालिया होने के प्रोसेस में है और उसकी करंट नेटवर्थ है 0 और साथ ही साथ इन पर आज भी हजारों करोड़ का कर्ज है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इनके ज्यादातर एम्प्लॉयज को कई महीनों से उनकी सैलरियां भी नहीं मिली हैं, जिसका फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉयज ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बायजूस के वर्क एथिक्स पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया है। तो दोस्तों, यह थी कहानी बायजूस की, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने इंडियन एजुकेशन सेक्टर में क्रांति ला दी, लेकिन अपनी गलतियों और विवादों के कारण बर्बाद भी हो गया। यह सफर हमें सिखाता है कि कोई भी ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस ना हो तो बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं और किसी भी बड़े से बड़े आइडिया से स्टार्ट हुई कंपनी को भी अर्श से फर्श तक का सफर तय करवा सकती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।